Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, I will explain theory of elasticity and theory of plasticity. Okay, I will completely explain the what is the elasticity and what is the difference between it and what is the elastic design, plastic design and all. So इन सब चीज़ को जानने से पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी का यूज़ क्यों हमें पड़ता है। ओके, तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप सबको पता होगा कि जब भी हम किसी मैकेनिकल कंपोनेंट का डिज़ाइन करते हैं या फिर इन द फ्यूचर आप कभी भी करोगे, तो सबसे पहले जिस मटेरियल का यूज करके आप मीन्स कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो जिस मटेरियल का बनेगा, अगर वो ब्रिटल का बन रहा है तो उस केस में आप ब्रिटल मटेरियल के केस में आप थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी का यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब ब्रिटल फ्रैक्चर होता है तो वो सडन होता है, वो प्लास्टिक केस में नहीं होता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी मेनली डक्टाइल के केस में होता है, बिकॉज डक्टाइल जो है वो थोड़ा सा एक्सपांड करता है, वो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। बट इन द केस ऑफ डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल कोई भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। सो दैट्स वाई ये जो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी है वो इम्पोर्टेंट है जानना किसी भी मशीन डिज़ाइन करने के लिए, किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए, ताकि हमें पहले थोड़ा सा मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो और मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी का यूज करके हम मशीन कंपोनेंट को डिज़ाइन कर सकें। तो सबसे पहले आप थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं। अब इलास्टिसिटी का थ्योरी देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इलास्टिसिटी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है किसी भी मटेरियल का, अगर मटेरियल में वो प्रॉपर्टीज़ हो तो आप मटेरियल का शेप चाहे कैसे भी चेंज करते हो, वो मटेरियल फिर से अपने उसी शेप को रिगेन कर लेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा होता है, एक परफेक्टली इलास्टिक होता है और एक होता है कि थोड़ा बहुत इलास्टिक। तो कोई भी मटेरियल परफेक्टली इलास्टिक तब कहलाता है जब उसका लोडिंग एंड अनलोडिंग पाथ दोनों सेम हो। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया हुआ है। ये मान लेते हैं हम कोई ये स्पेसिमेन है। ओके, और इसमें हम इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें स्ट्रेस होगा और स्ट्रेन भी होगा। तो ये उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। पहले धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ा, लोडिंग बढ़ाते गए तो लोडिंग बढ़ाते गए, स्ट्रेन बढ़ते गया, डिफॉर्म होते गया। ठीक है, ये यहाँ तक आया। मान लेते हैं यहाँ तक ये स्ट्रेस हुआ और यहाँ तक स्ट्रेन हुआ। अब जैसे ही हमने इस फोर्स को रिमूव कर दिया यहाँ से, तो ये फिर से उसी तरह से जैसे जैसे वो एक्सटेंड हुआ था वैसे वैसे वो कंप्रेस होते हुए अपने वापस से उसी शेप को रिगेन कर लिया। और इसका लोडिंग और अनलोडिंग का जो पाथ है, ये पाथ जो है ये पाथ सेम है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी जिस भी मटेरियल का ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा, वो मटेरियल जो होगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब हम सबके दिमाग में एक ये हमेशा मिथ रहता है कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर वाला ही, अगर ऐसा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होगा तभी वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, बट अगर ऐसा इस टाइप का रहेगा तो उस केस में परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा। बट ये जो एजम्पशन है ये रॉन्ग है। परफेक्टली इलास्टिक होने के लिए बस इतना होना चाहिए कि जो भी स्ट्रेन एनर्जी लोडिंग के केस में डेवलप हुआ है, वो स्ट्रेन एनर्जी फिर से वो रिगेन कर ले। जैसे 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 यहाँ पे लोड करेंगे तो ये पूरा स्ट्रेन एनर्जी का एरिया होगा। ओके, अब अनलोडिंग के केस में भी एरिया सेम ही रहेगा। अगर ये थोड़ा सा भी एरिया घटा ऐसे हो गया तो उस केस में वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा। बट अगर उसका कंप्लीटली लोडिंग और अनलोडिंग दोनों केस में स्ट्रेन एनर्जी का एरिया सेम है, तो वो जो होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा। सिमिलरली इस केस में देखो, इस केस में भी लोडिंग वाला ये है हमारा कर्व, और फिर से अनलोड किया तो फिर से उसने इसी कर्व को फॉलो करते हुए अपना शेप को रिगेन कर लिया आफ्टर रिमूविंग द लोड। तो इस केस में जो होगा, इस केस में जो बॉडी है यहाँ पे भी ये एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो नॉन लीनियर इलास्टिसिटी है, इसको हाइपर इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। बट यहाँ पे ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पे देखो मैंने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया है किसी दूसरे मटेरियल का। इसके केस में देखो, पहले जब हम लोड बढ़ाते गए एक्सटेंशन होते गया ये यहाँ तक एक्सटेंड हुआ। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे लोड हटाया तो ये क्या हुआ, फिर से ये इस पाथ को लेते हुए फिर से इसी पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि इलास्टिसिटी के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि अगर सेम शेप रिगेन कर ले आफ्टर रिमूविंग द लोड, तो यहाँ से वो
गया और फिर से वो यहीं पे आ गया, तो शेप तो उसने सेम रिगेन कर लिया, बट यहाँ पे देखो पाथ जो है वो पाथ कुछ और है। लोडिंग का पाथ ये है और अनलोडिंग का पाथ ये है। तो यहाँ पे जो है इतना सारा स्ट्रेन एनर्जी जो है वो वेस्ट हो गया है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो भी मटेरियल होगा उसके पास जो है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होने का प्रॉपर्टीज नहीं है वो। तो इस टाइप के जो मटेरियल है उसको विस्को इलास्टिक मटेरियल बोला जाता है। अब हम आते हैं लीनियर थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला गया है। बेसिकली ये जो है हुक्स लॉ है, हम सब ने अब तक पढ़ा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। अंडर द यूनिएक्सियल स्ट्रेस अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे यूनिएक्सियल स्ट्रेस और प्रोपोर्शनल लिमिट ये दोनों बोलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आपका ये हुक्स लॉ इनकम्प्लीट है कम्प्लीटली। तो थियोरेटिकली जो है होता ये है कि इलास्टिक पॉइंट तक हम सबको लगता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का, बट हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। तो इलास्टिक लिमिट तो यहाँ तक आ जाता है, बट यहाँ तक इलास्टिक लिमिट इन द सेंस मतलब ये हुआ कि यहाँ तक अगर हम बॉडी को कोई लोड देंगे तो ये बॉडी फिर से अपने शेप को रिगेन कर लेगा सेम उसी पाथ पे, बट ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है यहीं तक होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही होता है कि स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का। तो अब यहाँ पे सिंपल इस जैसे प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट्स को हटाओगे यहाँ से तो ये आ जाएगा इक्वलिटी, और इसके बदले में जो ई आएगा वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। अब ये सिंपल ये स्लोप का वैल्यू अगर ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दो तो वो ये आ जाएगा। तो ये जो है स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। अब यहाँ पे जो बी है ये इलास्टिक लिमिट है और ए जो है वो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी का जब हम यूज करते हैं तो किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को डिजाइन करते वक्त चाहे कोई भी मटेरियल का हो हम क्या क्या एज्यूम करते हैं, मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज होगा, ऐसा होगा। अब एजम्पशन इसलिए ज़रूरी होता है कि कैलकुलेशन इजी हो सके। अगर हम सारे फैक्ट्स को एक साथ कंसिडर करके कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी होगा और एक ही मैकेनिकल कंपोनेंट का डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो दैट्स व्हाई हम एज्यूम करते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टी। जैसे सबसे पहला ये एज्यूम करते हैं कि जो भी बॉडी होगा वो हमारा होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस इन द सेंस उस बॉडी में आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहे किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ठीक है, ये डायरेक्शन है पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब तुम इस पॉइंट पे जाओ या यहाँ पे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कहीं पे भी जाओ, एवरीवेयर द इलास्टिक प्रॉपर्टी विल बी सेम। ओके, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। नेक्स्ट जो है हमारा आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब ये होता है किसी भी मटेरियल के एक पॉइंट आप एक पॉइंट लो और उस पॉइंट के चारों तरफ देख लो, अगर चारों तरफ इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है तो वो जो होगा आइसोट्रोपिक बॉडी होगा। नेक्स्ट हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है अगर थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी यूज कर रहे हैं तो ये मान के चलते हैं कि वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। ना जैसे ये एक मान लो ये कोई क्यूब है, ओके, मेटल क्यूब है, यहाँ पे इधर से फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से लगा रहे हो, यहाँ से लगा रहे हो, तो इधर भी एक्सटेंड करेगा, इधर भी एक्सटेंड करेगा। ये नॉर्मल फोर्स है। इस नॉर्मल फोर्स की वजह से यहाँ पे ये हमारा स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस लगेगा। इस प्लेन में भी शियर स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और इस प्लेन में भी लगेगा। सारे प्लेन में स्ट्रेस लगेगा। तो इस सारे प्लेन में क्या क्या स्ट्रेस लग रहा है उस सारे स्ट्रेस को हम ऐसे दिखाते हैं, सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई टॉ एक्स जेड। इसका मतलब ये होगा कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये शियर स्ट्रेस है उस प्लेन में। उसी तरह ये भी है और ये भी सिमिलरली। तो इस कंप्लीट को जो है स्ट्रेस टेंसर बोला जाता है। उसी तरह हम स्ट्रेन टेंसर भी दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ मटेरियल इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब ये कोई एक मटेरियल है, ओके, और उस मटेरियल पे हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगने के साथ साथ वो डिफॉर्म हो रहा है और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। जैसे पहले स्टार्टिंग में फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ तक फोर्स लगाया तो स्ट्रेन जो है यहाँ तक आया, डिफॉर्मेशन यहाँ तक हुआ और वो भी बिल्कुल परफेक्टली हुआ। जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था स्ट्रेन भी बढ़ते जा रहा, यहाँ तक स्लोप जो है बिल्कुल कांस्टेंट था। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं बट हमारा स्ट्रेन जो है, फोर्स देखो हमारा कम बढ़ रहा है, ठीक है, बट स्ट्रेन देखो ये ज़्यादा बढ़ रहा है।
ओके। तो इस केस को बोला जाता है वर्क हार्डनिंग। मैं बताता हूँ वर्क हार्डनिंग क्या होता है। अब फिर से इसके बाद देखो फोर्स बहुत कम बढ़ा और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये है। और फिर यहाँ पे आके जब उसने फिर से अनलोडिंग करेंगे, जब इस पूरे फोर्स को हम हटा देंगे, तो ये देखो ये जो इसका कर्व होगा, अब की बार ये कर्व होगा अनलोडिंग के केस में। तो यहाँ देखो लोडिंग के केस में यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो पूरा जो स्ट्रेन एनर्जी होगा ये कंप्लीट स्ट्रेन एनर्जी होगा, ठीक है। अनलोडिंग के केस में हमें ये कर्व मिला, तो स्ट्रेन एनर्जी अब ये वाला होगा सिर्फ, ठीक है। यानी ये वाला जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और आया यहीं तक, तो इसने जो है इतना सा जो है शेप वो रिगेन नहीं कर पाया, और इतना सा शेप रिगेन कर लिया। तो जो शेप रिगेन कर दिया उस रीजन को इलास्टिक रीजन बोलेंगे, और जिसको नहीं कर पाया उसको प्लास्टिक रीजन बोलेंगे। मतलब ये परमानेंटली प्लास्टिक की तरह डिफॉर्म हो गया, और ये वाला इलास्टिक की तरह फिर से अपने शेप पे आ गया। तो ये पूरा कंप्लीट फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। अब वर्क हार्डनिंग का मतलब ये होता है, जैसे कोई एल्युमिनियम फॉयल ले लो, एल्युमिनियम का कोई मेटल शीट ले लो, अब वहाँ पे एक हथौड़ा मार दो, ये ऐसे हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अब पहले जो एल्युमिनियम था उसको आप खींच के देखना, और ये हथौड़ा जिस पे आपने मारा है अब इसको खींच के देखना, इसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू पहले वाले के। तो इसको बोलते हैं वर्क हार्डनिंग या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग। किसी भी मटेरियल पे वर्क करके फोर्स लगा के आप उसकी हार्डेबिलिटी को बढ़ा देते हो, तो वही होता है वर्क हार्डनिंग। नाउ अब हम थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी देखते हैं। तो सबसे पहले जो एजम्पशन होता है थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में, वो ये होता है कि स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की। जैसे यहाँ से टाइम के साथ कैसे कैसे ये डिफॉर्म हो रहा है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि स्ट्रेस को इससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो, स्ट्रेस आप चाहे डिफॉर्मेशन कुछ भी हो, स्ट्रेस वही रहेगा जो आप फोर्स लगा रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा, ना कि ये इस बात पर डिपेंड करना चाहिए कि डिफॉर्मेशन। एक्चुअली में स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन में, बट हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एजम्पशन, द मटेरियल इज इनकम्प्रेसिबल इन द प्लास्टिक रेंज। मतलब जब आपका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक रेंज में है, और अगर आप तीनों तरफ से एवरी डायरेक्शन में अगर आप उसमें फोर्स लगाओ तो वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, बट अगर प्लास्टिक रीजन में है तो वो कंप्रेस होगा। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा बुशिंगर इफेक्ट। बुशिंगर इफेक्ट क्या होता है, जैसे कोई मटेरियल है, आपने इसमें फोर्स लगाया एक्सपांसन फोर्स, ठीक है, आपने टेंसाइल फोर्स लगाया और इसका एक्सपांसन हुआ, और आपने यहाँ पे यंग्स मॉडुलस नोट कर लिया। अब फिर से आप इसी सेम मटेरियल पे जब आप कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो इसका यंग्स मॉडुलस आपको डिफरेंस मिलेगा, बट जो होना चाहिए सेम। तो इस डिफरेंस को जो है बोलते हैं बुशिंगर इफेक्ट। तो ये एज्यूम करते हैं कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यील्ड स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ प्रेशर ये होता है कि जैसे यहाँ पे ये रखा हुआ है कोई क्यूब है, इसमें तीनों तरफ से हम सेम प्रेशर लगा रहे हैं और वो भी कंप्रेसिव प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ प्रेशर। तो यील्ड स्ट्रेस जो होगा वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्टेट ऑफ प्रेशर क्या है। ये देखो सिग्मा का वैल्यू जो है इस पे नहीं डिपेंड करेगा, वो जो है ये तीनों आपस में बराबर ही होगा। ये चाहे आप तुम कितना भी दे दो, ये तीनों आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट है मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। ये तो मैंने बताई है आपको, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। तो ये कंप्लीट था आपका थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। अब हम देखते हैं कि इलास्टिक डिजाइन और प्लास्टिक डिजाइन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सबसे पहले यील्ड स्ट्रेस का होता है कंसर्न। जैसे कि इलास्टिक डिजाइन के केस में ये जो है यील्ड स्ट्रेस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप यहाँ पे देख लो, जब आप कोई मटेरियल है उसको ऐसा डिजाइन कर रहे हो कि वो यहाँ पे यहाँ से अगर जैसे ही डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा फेल हो जाना चाहिए, तो आप यील्ड स्ट्रेस देख लो उसका ये है, और आप उसके पहले फेलियर मान रहे हो, तो यील्ड स्ट्रेस आपका क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा इलास्टिक डिजाइन के केस में। बट इन द केस ऑफ प्लास्टिक डिजाइन में देखो यील्ड स्ट्रेस यहाँ पे ये है, और प्लास्टिक डिजाइन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे फेलियर मानो, यहाँ पे फेलियर मानो, यहाँ पे फेलियर मानो, या कहीं पे भी फेलियर मानो, बट यील्ड स्ट्रेस तो उसका यहीं पे है। तो ये जो कंप्लीट डिजाइन होगा वो यील्ड स्ट्रेस पे कंप्लीटली डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा जेड-पी एंड जेड-ई। अब देखो जेड-पी एंड जेड-ई क्या होता है। जेड-पी होता है हमारा प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस, और जेड-ई होता है इलास्टिक सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस। अब ये क्या होता है, जैसे ये कोई बीम है, ठीक है, मैंने दो बीम लिया है, एक इलास्टिक केस में एक प्लास्टिक केस में। अब इस बीम को जब आप कंप्रेस करोगे तो वो कुछ ऐसे कंप्रेस होगा, ठीक है, ये उसका सारे फाइबर उसके ऐसे कंप्रेस हो गए। अब
प्लास्टिक डिजाइन ऑफ केस में ये कहा जाता है कि इसका जितना भी फाइबर है आखिरी फाइबर तक, ऑल फाइबर यील्ड इलास्टिकली एंड एंटायर सेक्शन बिहेव प्लास्टिकली। मतलब इसका जितना भी फाइबर है, ऑल फाइबर इन दिस केस, मतलब ये जो फाइबर है ये भी इसमें इलास्टिक की तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब इस फाइबर पे सिर्फ फोर्स लगा दो तो ये डिफॉर्म हो, और फोर्स हटाओ तो ये फिर से उसी शेप में जाना चाहिए, ठीक है। और होल जो पूरा का पूरा हमारा बॉडी है वो प्लास्टिक की तरफ बिहेव करना चाहिए, ओके। बट इलास्टिक डिजाइन में क्या क्या कंडीशन है कि जब भी आप इलास्टिक डिजाइन करते हो तो आप उस तरह से करते हो कि सिर्फ एक ही, ओनली एक्सट्रीम फाइबर यील्डेड इलास्टिकली, अदर फाइबर विल बिलो इलास्टिक यील्ड। मतलब ये जो इसका एक्सट्रीम यील्ड उसका ये होगा, ये वाला जैसे ही आपने देखा कि ये वाला इलास्टिक लिमिट पे पहुंचा, अब आप खुद सोचो इलास्टिक लिमिट पे पहुंच गया, ये अपना इलास्टिक लिमिट पे पहुंच गया और आप फिर भी इस पे फोर्स लगाए जा रहे हो, तो ये फाइबर जो है इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा बढ़ के कहाँ चला जाएगा, प्लास्टिक लिमिट में। बट इलास्टिक डिज़ाइन में ये बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक डिज़ाइन तक ही रहना है। अगर ये प्लास्टिक डिज़ाइन में गया, अगर उसके बाद भी आपने फोर्स लगाया तो ये इसका फेलियर कहलाएगा। तो यहाँ पे वही है कि जो एक्सट्रीम फाइबर है वही सिर्फ इलास्टिकली यील्ड तक जा सकता है। जैसे ही यील्ड तक गया उसके बाद जो है ये ऐसा डिजाइन करेंगे कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा शेप फैक्टर। शेप फैक्टर सिंपली वही होता है, जेड और जेड का रेशियो होता है। ये जो है रेशियो ऑफ कैपेसिटी बताता है हमारा, मतलब कितना लोड ये बियर कर पाएगा। जिस भी मटेरियल का आप शेप फैक्टर निकालोगे वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो कितना ज़्यादा लोड बियर कर पाएगा, वो ये रेशियो ऑफ कैपेसिटी से पता चलता है। जैसे इलास्टिक के केस में, जेड के केस में तो हमको पता ही है, रीगेन द शेप रीगेन होना चाहिए। और प्लास्टिक के केस में जो है बॉडी एक्सपेक्टेड टू फॉर्म प्लास्टिक हिंजेज बिफोर इट कोलैप्स। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई बॉडी ले रहे हो, ठीक है, आप इस बॉडी पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिए, पहले ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, अब धीरे धीरे फिर भी आप फोर्स लगा ही रहे हो, तो ये क्या होगा, एक टाइम के बाद धीरे धीरे ये डिफॉर्म होने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा। फिर भी आप कर रहे हो, फिर भी आप अगर इस तरह से आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो है सारा का सारा फोर्स प्लास्टिक मटेरियल में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब जितना भी प्लास्टिक मटेरियल है वो पार्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक हिंज पॉइंट बना लेगा, जिसके अबाउट वो सारा जो है आपका डिफॉर्मेशन होते रहेगा, चाहे आप कितना भी आप उस पर फोर्स लगाते रहो। तो ये होता है प्लास्टिक हिंज बिफोर इट कोलैप्स। मतलब कोलैप्स करने के पहले एक वहाँ पे एक हिंज पॉइंट बनेगा, तभी जाके वो कोलैप्स होगा, फाइनली टोटल ब्रेक होगा, इसके पहले ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा लोडिंग। अब लोडिंग जो है, आप किसी भी ऐसा मटेरियल जहाँ पे कंटिन्यूस आपका लोड लग रहा है वहाँ पे तो प्लास्टिक डिजाइन अच्छा होता है। बट अगर वो कंटिन्यूस लोड नहीं लग रहा है इलास्टिकली, मतलब ये इंटरमिनेंट, जैसे थोड़ा देर लोड लगा उसके बाद हट गया, फिर से थोड़ा लोड लगा फिर से हट गया, अगर इस टाइप का कोई मटेरियल है तो वहाँ पे आप प्लास्टिक डिजाइन का यूज नहीं कर सकते हो। कैसे? बिकॉज मान लो आपका ये इंटरमिटेंट है, ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब थोड़े थोड़े देर के बाद इस पर लोड लग रहा है, और ये प्लास्टिक बॉडी है, थोड़ा सा लोड लगा, आपका ये प्लास्टिक बॉडी है, डिफॉर्म हो गया, फिर से उसी शेप में है, फिर से आपने थोड़ा लगाया, फिर से उसी शेप में है। तो जितने बार लोड लगेगा उतने बार इसका प्रॉपर्टी चेंज होते जाएगा। इस केस में जो है आप यहाँ पे फेल हो जाएगा, आपका ये प्लास्टिक डिजाइन अगर आप करोगे तो वो फेल हो जाएगा। बट यही अगर इंटरमिटेंट रहे, थोड़ी देर लगा, इस पर लोड लगा, ठीक है, ये इलास्टिक बॉडी है, जैसे ही लोड लगा इसका शेप चेंज हुआ और जैसे ही लोड हटा ये शेप फिर से इसने रिगेन कर लिया, और फिर से हमने लोड लगाया तो ये फिर से चेंज होगा, फिर से रिगेन कर लेगा, तो प्रॉपर्टीज इसका चेंज नहीं होगा। तो इसलिए लोडिंग के केस में जब भी हमारा कंटिन्यूस लोडिंग हो तब हम प्लास्टिक डिजाइन प्रेफर करते हैं, बट अगर इंटरमिटेंट लोडिंग हो तो उस केस में जो है हम इलास्टिक डिजाइन प्रेफर करते हैं। जैसे बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड देयर मे बी सम रेसिडुअल लोड विच कैन अफेक्ट द डिजाइन ऑफ द स्ट्रेस। मैंने बताया जैसे इस बॉडी में आपने फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने के बाद जैसे ही आप रिमूव करोगे, ये तो प्लास्टिक बॉडी है, रेसिडुअल इसमें स्ट्रेस तो रहेगा ही। रेसिडुअल का मतलब ये ऑलरेडी उसमें
स्ट्रेस जो है वो स्टोर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कैलकुलेशन इन इलास्टिक डिजाइन इज मच सिंपलर देन प्लास्टिक डिजाइन। अब ये तो सिंपल सी बात है, इलास्टिक के केस में सिर्फ हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला एज्यूम करते हैं, ये सिर्फ रीजन एज्यूम करते थे। यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी है, बट यहाँ पे देखो पूरा का पूरा कर्व है, एवरी जगह हर जगह आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये ज़्यादा हार्ड होता है। ये था कंप्लीट आपका इलास्टिक और प्लास्टिक डिज़ाइन के बीच में डिफरेंस और थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करें, एंड फॉर मोर सच वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच, गुड लक।